नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। दरअसल आजकल एक मुद्दा इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है और इसमें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नितिन गडकरी साहब आकर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नितिन गडकरी जो हैं वो तो रोड और हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो मामला है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जो कि हर्षदीप पुरी के अंडर है। तो भाई जब ये इनका मिनिस्ट्री ही नहीं है तो आखिर ये क्यों घाघरा उठा करके पूरे शहर में नाचते फिर रहे हैं कि भाई एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी। और जो टारगेट सरकार ने 2030 का रखा था वो 2025 में ही 5 साल पहले ही 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा कर लिया, ऐसा गांव भर में बताते हुए घूम रहे हैं। और जबकि हर्षदीप पुरी ने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। तो आखिर माजरा है क्या? कोई भी एक चीज होती है तो ऐसा तो नहीं होता कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो चीज हो रही है बिना किसी कारण के, या जो चीज हो रही है उसके पीछे कुछ तो ऐसा कारण होगा कि जो अपनी मिनिस्ट्री का काम नहीं है फिर भी गडकरी साहब पूरे बाजार में घूम घूम के पूरे देश भर में इसका डंका पीट रहे हैं, इसके फायदे गिना रहे हैं। अगर फायदा गिनाना भी था तो पुरी साहब को गिनाना चाहिए था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को इस बारे में बयान जारी करने चाहिए थे, डेटा और स्टेटिस्टिक्स देने चाहिए थे समाज को ये समझाने के लिए कि भाई इससे नुकसान नहीं होता है। पर गडकरी साहब ये सब क्यों कर रहे हैं? इसमें मुद्दे 3-4 हैं, एक नहीं है। पहला तो आपने सुना ही होगा कि वो उनकी जो इच्छा थी एक वक्त में वो प्रधानमंत्री बनने की थी। तो प्रधानमंत्री तो बनते बनते रह गए और अब ऐसी खबर आ रही है कि उनका मंत्रालय भी जाने वाला है। उसके भी काफी सारे कारण हैं, वो आगे उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी जो बात निकल के आ रही है वो ये कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पे वो इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि जल्दी पूरा हो जाए क्योंकि इसमें वहां उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि उनके 2 बेटे हैं और दोनों के ही एथेनॉल से रिलेटेड 2 कंपनियां चलती हैं, वो भी आपको आगे बताऊंगा। तीसरी बात यह भी है कि नितिन गडकरी साहब को इनसिक्योरिटी हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, अब चर्चा ऐसी चलने लगी है कि उनका जो मंत्रालय है वो भी उनसे छीन लिया जाएगा और कहीं ना कहीं उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लगातार ये जो टोल टैक्स के बारे में अंट शंट उनके बयान और अलग अलग तरह की उल फजूल पॉलिसीज जो रोज लेकर के आ जाते हैं, जनता में उसकी नाराजगी है। मीम्स रोज सोशल मीडिया पे लगातार उन पे बन ही रहे हैं। उसके अलावा हाल फिलहाल में आपने ये भी देखा होगा कि नई सड़कें, नए हाईवेज, नए ब्रिजेस जो बनते हैं, उद्घाटन होने के साथ ही उसमें पॉट होल्स निकल के आ जाते हैं, सड़कें उखड़ने लग जाती हैं, तो कहीं ब्रिज के नीचे का सीमेंट झड़ने लग जाता है। तो ये सब चीजें लगातार इधर हाल के दिनों में होनी ज्यादा शुरू हुई हैं। लोगों का इस पे ये मानना है कि भाई ये सब जो है प्रधानमंत्री मोदी की साख को कम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए और मोदी की गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए डेलिबरेटली ये किया जा रहा है, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाए और ये चाहते हैं कि उनको हटा दिया जाए। तो आखिर ये सारा मामला उठा कैसे, कब से और क्यों? भैया बिना आग के धुआं तो होता नहीं है, और धुआं अगर बाजार में उठ रहा है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी, भले ही दबी हुई हो। मामला था 2022 का। 2022 में बीजेपी ने अपना जो पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जो पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले लेता है कि किसको अध्यक्ष बनाना है, नहीं बनाना है, अन्य अन्य प्रदेशों में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, किनको आगे बढ़ाना है, किसको क्या दायित्व देना है, इस तरह के। तो इसमें जो पार्टी के जो मेजर और बड़े कद्दावर लीडर्स होते हैं वो तो होते ही हैं, गडकरी साहब भी उसमें थे। पर 2022 में उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब यहीं से ये जो धुआं उठने वाली बात है ये उठी कि भैया मोदी शाह का एक वर्ग और उनके सपोर्टर्स और एक दूसरा पावर सेंटर जो है भाजपा में, वो है नितिन गडकरी का, जिनको काफी ज्यादा सपोर्ट है आरएसएस का। ये जाहिर बात है, मोदी हो चाहे शाह हो चाहे गडकरी हो, ये सारे आरएसएस से ही निकले हुए हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा मानता है कि गडकरी जो है वो आरएसएस के काफी ज्यादा करीब हैं बजाय मोदी और शाह के। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि एक बार जब नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया जाना था, जो सबसे पहली बार सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष वो बीजेपी के बने थे, उस वक्त में बीजेपी चाहती नहीं थी, पर आरएसएस ने अपना वीटो करके इनको बनवाया था। हालांकि जब दूसरा टर्म दिलवाने की बात हुई तब भी आरएसएस गडकरी को दूसरा टर्म दिलवाना चाहता था, लेकिन उस वक्त में भाजपा बिल्कुल नहीं मानी और पैर जमा के अड़ गई कि भैया ये नहीं बन सकता। तो वहां से ये फासला तो चला ही आ रहा था। अब जब मोदी शाह की गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया 2022 में। तो 2 पावर सेंटर की ये जो बात जो है वो हमेशा मीडिया में चलती ही रही, और इसको हवा कौन देते हैं? कांग्रेसी और जो लेफ्टिस्ट मीडिया है जैसे द वायर, द प्रिंट वाले, न्यूज लॉन्ड्री वाले, ये इस बात को और हवा देते हैं
इसलिए क्योंकि ये उनके फेवर में जाती है ये बात। उनको पता है कि कहीं गडकरी को हम चढ़ाएंगे और बीच में मतभेद हो जाए, फूट हो जाए, क्योंकि चुनाव लड़के तो हरा नहीं पा रहे हैं हम, तो क्या पता ऐसे ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट करवा के पार्टी टूट जाए या मोदी को हटवा दिया जाए। लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, और यहां भी वैसा ही हुआ था। हुआ क्या था कि नितिन गडकरी किसी एक मीडिया के फंक्शन में, प्रोग्राम में, इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया था 2023 में खुले मंच से कि भैया मुझे जो है ऑपोजिशन ने ये ऑफर किया है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होते हैं तो हम आपको समर्थन देंगे। अब ऐसा कहने का क्या मतलब था? आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऐसा कहने का क्या मतलब था? आप क्या इंडिकेट करना चाह रहे थे? 2024 में चुनाव आने वाले थे। इन्हीं सारी बातों की वजह से ये बात होने लगी कि भाई नितिन गडकरी के मन में कहीं ना कहीं तो है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और आप देखिए वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के लोगों ने हमको अप्रोच किया, और एक बार नहीं कहा उन्होंने, 2023 में तो कहा ही था, 2024 में भी आम चुनाव से पहले उन्होंने एक और मंच पे ये बात कही। और हालांकि ये कहा उन्होंने कि लेकिन मैंने खारिज कर दिया, मैंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं नहीं बनना चाहता हूं, मेरी कोई ऐसी आशा और आकांक्षा नहीं है। तो नहीं थी तो ये बात आई ही कैसे? नहीं थी तो ऑपोजिशन आपके साथ ही कंफर्टेबल क्यों हुआ? आपको ही अप्रोच करने में कंफर्टेबल कैसे हो गया ऑपोजिशन? भाजपा में तो और भी बड़े नेता हैं। एक बार तो उनको भी चढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान को, कि भाई वो भी एक पावर सेंटर है। आरएसएस का तो बहुत बड़ा हब है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के वो 19-20 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उनको भी आरएसएस का लाडला कहा जाता है। और एक पावर सेंटर की तरह उनको भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश हमेशा ही की जाती रही है कि भाई वो किसी की सुनते नहीं है, तो उनके पास क्यों नहीं गया? इसका मतलब है कि आप, चूंकि आप उस सर्कल में रहते हैं, तो लोगों से बातचीत तो सबकी होती ही है, भले ही ऑपोजिशन पार्टी का हो, हमारी का हो या किसी और का हो। तो कहीं ना कहीं आपके मन का जो उद्गार होंगे, जो मन की आपकी इच्छा आकांक्षाएं होंगी, वो कहीं तो वो बात दूसरी तरफ तक पहुंच रही थी। तभी तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप कैंडिडेट बनते तो हम आपको समर्थन दे देंगे। और तभी तो आपने अगर रिजेक्ट भी कर दिया था, मान लिया एक बार को कि आपको बनने की कोई इच्छा नहीं थी, आपने रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं नहीं बनना चाहता, तो फिर पब्लिक में इस बात को कहने का क्या मतलब था? अब लोगों ने तो इसका यही मतलब लगाया कि भाई ये जो भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, उस पर ये प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स का यूज कर रहे हैं कि भाई देखो मेरी भी फॉलोइंग है, मेरे पास भी लोग हैं, मैं कभी भी तोड़फोड़ करके और प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। और आरएसएस का सपोर्ट तो उनको है ही मोदी से ज्यादा। खैर, यहां से ये सारी बातें शुरू हुई, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मीडिया में ज्यादा दिखा, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक रिपोर्ट या पुष्टि कहीं से भी नहीं हुई है, ना भाजपा से, ना मोदी शाह से। मोदी शाह तो इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो बोलेंगे। गडकरी से भी नहीं, क्योंकि गडकरी जी ने तो बोला ही फिर मीडिया में कि भैया मेरी कोई इच्छा नहीं थी, डिनाई किया उन्होंने ये रिपोर्ट को। और उन्होंने भी ब्लेम कांग्रेस पे ही डाल दिया कि कांग्रेस पार्टी वाले इसको बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा भी रहे थे। उनके तो कर्नाटका कांग्रेस का एक एमएलए है बेलूर गोपाल कृष्णन, उन्होंने तो साफ साफ मीडिया में ये कह दिया था कि अगर नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाता है तो हमारी पार्टी समर्थन करेगी। तो ये तो सीधा सीधा ही ये दिखाई दे रहा है कि वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से रिफ्ट जो है वो भाजपा में बढ़े और उनका फायदा हो जाए। लेकिन बात ना सिर्फ यहीं पर रुकी, ना यहीं पर खत्म हुई। जब 2024 में भाजपा को 240 सीटें आ गई, मतलब अपने दम पे वो मेजोरिटी ला नहीं पाए, तो एक बार फिर से ऑपोजिशन ने मीडिया के थ्रू ये हवा बनाने की कोशिश की कि अगर नितिन गडकरी जो एक पब्लिकली एक्सेप्टेड फेस है, मतलब अक्रॉस द पार्टी लाइन एक्सेप्टेड फेस है, बजाय मोदी के और शाह के जिनको हार्ड लाइनर माना जाता है, वही वाला नैरेटिव ये लोग चला रहे थे जो आडवाणी जी और अटल जी के टाइम पे चलाते थे कि आडवाणी जी हार्ड लाइनर हैं, उनके नाम पे कोई आएगा नहीं, और अटल बिहारी जी जो हैं वो बड़े सॉफ्ट हिंदुत्व वाले फेस हैं, तो उनके नाम पे सारी पार्टियां उनको समर्थन कर देंगे। और हुआ भी वही उस वक्त में, पर अभी तो ऐसी स्थिति भी नहीं थी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तो मजबूती के साथ मोदी जी के साथ खड़े ही थे, खड़े ही हैं। हालांकि उस वक्त फिर वही ऑपोजिशन ने बड़ी कोशिश की कि नितिन गडकरी को बनवा दिया जाए। क्यों बनवाना चाह रहे थे ये लोग नितिन गडकरी को? कहीं ना कहीं कुछ तो इनका रिलेशंस इनसे आपस में ऐसे होंगे जिससे ऐसा लगता होगा कि इसके साथ काम करने में ज्यादा ईज रहेगा, खाने खिलाने के मामले में या करप्शन के मामले में ये थोड़ा हम पे हल्का पड़ेगा, और मोदी ज्यादा भारी पड़ रहा है, किसी को कुछ भी चूं चपड़ तक नहीं करने दे रहा है, 1 रुपया चोरी नहीं करने दे रहा है, तभी तो कोई किसी को सपोर्ट करेगा भाई। नहीं तो नेता तो और भी है भाजपा में, और नेताओं को क्यों नहीं सपोर्ट करा, इन्हीं को क्यों सपोर्ट करा, और बार बार, और ये खुद बोल भी रहे हैं उस बात को। भाई आकांक्षाएं इच्छाएं तो सबकी होती ही हैं, सबको ये लगता है कि भैया मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। ऐसे ही करते करते आडवाणी जी की पूरी राजनीतिक नैया जो है वो गुजर गई, लेकिन बन नहीं पाए।
दूसरी बार इस बात को हवा तब मिल गई जब संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने ये कह दिया था कि भाई 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने उसको हास्य व्यंग्य के तौर पर एक कहानी सुनाने के बीच में उन्होंने ये बात कही थी, वो कहानी से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट था, ना कि राजनीति से। पर ऑपोजिशन को तो कुछ भी करके चाहिए कि भाजपा में फूट डालो, तो उस टाइम फिर ये हवा उड़ा दी इन्होंने कि भैया मोदी 75 साल के हो जाएंगे इस सितंबर में, तो उनको रिटायर करवा के और गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। पर अभी हाल ही में जब दिल्ली के अंदर आरएसएस ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है, तो उसके 3 दिन के कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने इस बात को क्लियरली काफी क्लैरिफाई किया है कि भैया ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा था, और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं और मोदी भी कहीं नहीं जाने वाला है, और भाजपा में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में डिसीजन संघ नहीं करेगा। ये भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अभी जब भाजपा बहुत स्ट्रांग है, उसकी लीडरशिप स्ट्रांग है, तो वहां क्या होगा, क्या फैसले लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे, वो वही लोग लेंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के तल्खी जरा ऐसी बढ़ती हुई दिख रही। हालांकि बीजेपी के जो अंदर खाने से ऐसी कोई बात कभी निकल कर बाहर आई नहीं। गडकरी जी का ही जो बयान कभी कभी हमेशा रहता है, यहाँ वहां जो कुछ कुछ बोल देते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी गवर्नमेंट बोल रहे हैं वो, और उसका मतलब लोग इस तरह से लगा लेते हैं। और क्या पता हो भी, क्योंकि नितिन गडकरी जी कोई नए नेता तो है नहीं, और ना ही वो इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि उनको ये ना समझ में आता हो कि जो वो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या होगा, लोग क्या लगाएंगे, मीडिया क्या लगाएगी, और मैसेज किस तरह का जाएगा। तो शायद अब इन्हीं सारी बातों को मिला जुला करके ये हवा बन रही है कि नितिन गडकरी को उनकी मिनिस्ट्री से भी हटा दिया जाएगा। इसका एक और कारण भी है कि देखिए, ये बात पहले से ही चल रही थी कि 2024 में जब ये सरकार आएगी तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उसका पूरा ओवरहॉल होगा, काफी सारे चेंजेस होंगे। हालांकि उस समय हुआ नहीं क्योंकि सीटें कम हो गई और ऑपोजिशन ये बोलने लग गया कि भाई हमने सरकार बदल दी, बल्कि हमारी तो मोरल विक्ट्री है, हमने मोदी को हरा दिया, भाजपा को हरा दिया। 99 सीट पर भी आ करके इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम जीत गए, तो भाई अच्छी बात है। उस वक्त सरकार ये मैसेज देना चाहती थी ऑपोजिशन को कि भाई कुछ नहीं बदला, ना प्रधानमंत्री बदला, ना गृह मंत्री बदला, ना रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बदला, ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बदला, ना ही भाई फॉरेन मिनिस्टर बदला, मतलब कुछ नहीं। जो नेता, जो मंत्री, सारे मंत्रालय पहले देख रहे थे 2024 के, उन्हीं सबको 2024 में भी स्वर्ण इन कराया गया और सरकार उसी तरह चल रही थी। लेकिन अब ये बात धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही है कि एक मेजर ओवरहॉलिंग जो है सरकार में ड्यू है, पेंडिंग है, और कभी भी सरकार की जो पूरी कैबिनेट है उसमें काफी सारे फेरबदल और चेंजेस किए जाएंगे। नए लोगों को मौका दिया जाएगा और पुराने लोग जिनका जो अंडर परफॉर्मिंग है, जो लोग उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब यहीं पे नितिन गडकरी की बात आ जाती है, वो वाली जहां उनके परफॉर्मेंस का एनालिसिस होगा। हालांकि 2019 वाले टर्म में तो लगातार उनकी तारीफ होती रही कि भाई यही एक ऐसा मिनिस्टर है जो एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहा है, कि और जो मिनिस्टर जितना काम कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा ये काम कर देते हैं। ये भी खुद को प्रमोट करते हैं कि मैं यहाँ से पैसा ले आता हूँ, वहां से लोन लेके पैसे ले आता हूँ, सड़कें बनवाता रहता हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, तुम बस बोलो ही कहाँ बनवाना है, जगह ढूंढ के दो, मुझे जगह का एक्विजिशन कर लो, लैंड एक्विजिशन, पैसा मैं दूंगा, बनवा लो। उन्होंने तो लाइव इवेंट में झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को भी कह दिया था ये। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ ये कोई सड़क है, हाईवे वगैरह का, सर कुछ दीजिए। लाइव में जब कोरोना के टाइम में शायद था, जब सारे मुख्यमंत्रियों की एक बैठक ऑनलाइन हो रही थी, तो उसी में तो उन्होंने गडकरी साहब ने वहां पे कह दिया था कि भाई देखो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आप बस यही अपने अधिकारियों को लगा दो, ये काम करके मुझे दे दो, रिपोर्ट दे दो, पैसा दे दूंगा मैं, हाईवे बन जाएगा। तो इस तरह से ये काम करते, तो बहुत तारीफ हुई। अब क्या होने लग गया है 2024 के बाद से कि नई नई सड़कें जहां भी उद्घाटन हो रहे हैं, अभी जैसे मुंबई में ही एक कोई ब्रिज सीलिंग का उद्घाटन हुआ था और 1 महीने के अंदर ही उसमें बहुत सारे पैचेज आने लग गए, पॉट होल्स आने लग गए, सड़क की जो ऊपर की पिच होती है वो उखड़ने लग गई और उखड़ के उसमें गड्ढे हो गए 1 महीने में। हालांकि बाद में उन्होंने ऐसा कहा कि भैया हम कोई नई एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो अब आएगी, जो सभी सारे इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगी, और कौन सही से नहीं काम कर रहा और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको जो है असर्टेन करेगी, और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये तो जब होगा तब होगा ना। अभी तो ये सिचुएशन है कि कहीं पे सड़कें उखड़ जा रही हैं, कहीं पे ब्रिज के अंदर से ये दिखाया जा रहा है कि सीमेंट झड़ के गिर रहा है। अब लोगों का ये कहना है कि जो आदमी इतने साल से इतना बढ़िया काम कर रहा था, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनवा दी, इतनी लंबी चौड़ी सड़कें और दुगनी तिगुनी रफ्तार से सड़कें बनवा दी, अब अचानक 1-1.5 साल में ऐसा क्या होने लग गया कि क्वालिटी खराब होने लग गई।
भले ही वो आदमी मान भी रहा हो कि हाँ भाई हुई है, भले ही बोल रहा हो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स किया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन होने क्यों लग गया? पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्या लोग बदल गए 5 साल में? ऐसा तो नहीं होगा नए लोग पुराने मर के नए जिंदा हो गए और नए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ऐसा तो होता नहीं है। और होता है भी तो भाई क्वालिटी कंट्रोल तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि भैया दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो आपकी है। इस बारे में भी पब्लिक का ये आम ओपिनियन बनता जा रहा है कि ये मोदी सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए, क्योंकि सड़क एक ऐसी चीज है जो सबके आम जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ी हुई है और लोग उसको रोज देखते हैं और लोग उससे उसका रोज लाभ लेते हैं, या खराब हुई सड़क तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट झेलते हैं। तो ये चीजें जनता में बहुत जल्दी नैरेटिव बनाती हैं। तो जनता अब ये कहना चाह रही है मोदी जी का तो कद इतना बड़ा है कि जनता उनको प्यार करती है, तो गडकरी की तरफ से ना सोच करके मोदी जी की तरफ से ये सोच रही है कि गडकरी उनको डाउन करने के लिए जानबूझ के इस तरह की क्वालिटी के सड़कें बनवा रहा है। और ये भी एक कारण समाज में ये नैरेटिव बनने का बन गया है कि गडकरी को अब हटाया जाएगा। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पे जो बड़े लोग हैं जिनके सरकार के अंदर से रिलेशंस होते हैं या सोर्सेज होते हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह के हिंट्स किए हैं। हालांकि साफ साफ नहीं लिखते लोग, उन्होंने ऐसा लिखा था एक किसी ने कि भाई संतरा जो है वो अब जाने वाला है। कब संतरा मतलब नागपुर, और नागपुर के हैं गडकरी जी, वहीं से जीत के आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी संदर्भ में ये बात हो सकता है कही जा रही होगी, और पब्लिक डोमेन में ये बात है ही बहुत दिनों से, जो सारा रिफ्ट और कॉन्फ्लिक्ट है। और इसके साथ में लगा हुआ एक और मुद्दा भी है, ये जो टोल टैक्स वाला, कि लगातार टोल टैक्स बढ़ता रहता है, किसी का गलत कट जाता है, किसी का ज्यादा कट जाता है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि जनता का कहना, और जो सही भी है, कि भाई हम इनकम टैक्स देते हैं कमा करके, ठीक है, तो इनकम टैक्स तो इसीलिए दिया जाता है ना, सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, बिजली आएगी, और मतलब जो यही बेसिक चीज, क्योंकि सरकार के पास अपना पैसा तो है नहीं, वो आपसे ही लेगी। तो ले करके सरकार फिर आपके लिए काम करती है, क्योंकि आप थोड़ी ना कर सकते हो इतने बड़े स्केल पे पाइपलाइन बिछाओगे या बिजली के तारें लगाओगे या सड़कें बनवाओगे, तो इनकम टैक्स लेती है सरकार, इसी काम के लिए लिया था। उसके बाद जब आप कार खरीदते हो तो फिर रोड टैक्स लिया जाता है। अरे भैया एक बार तो दिया ही था, रोड बनाने के लिए दिया था, लेकिन चलो फिर ले लिया तुमने कि रोड टैक्स ले लो, क्योंकि अब गाड़ी खरीदोगे तो आप चलाओगे तो रोड टैक्स दे दो, रोड टैक्स भी दे दिया। अब उसके बाद फिर से टोल टैक्स। अरे भैया रोड टैक्स लिया तो था रोड बनवाने के लिए, इनकम टैक्स लिया तो था रोड बनवाने के लिए, तो फिर टोल टैक्स क्यों? तो 3-3 गुना टैक्स जो है ऑलरेडी सरकार ले रही है किसी एक चीज के लिए। उस बात से तो पब्लिक ऑलरेडी खफा रहती ही है, और ये डिबेट डिस्कशन समाज के अंदर चलता ही रहता है। और ऊपर से ये फिर क्या होता है कि टोल्स में इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि भैया फास्टैग कभी नहीं चलता, प्लस क्या होता है कि टोल पे मारामारी होती है। टोल पे लोग रुके, वो कहेंगे भैया आपका तो ब्लॉक दिखा रहा है, क्यों ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है भाई, हमारा तो सही है। फिर वो मनमाना पैसा वसूलते हैं, झगड़े झंझट होते हैं। इससे पब्लिक का मन जो है काफी खिन्न होता जा रहा है इस मिनिस्टर से। तो ये बात प्रधानमंत्री तक भी तो पहुंचती ही होगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के लोगों का ये परसेप्शन बन रहा है कि भाई कहीं ना कहीं शायद गडकरी जो है वो मोदी और मोदी सरकार को, भाजपा की सरकार को डिफेम करने के लिए, डिमीन करने के लिए इस तरह की चीजें जानबूझ के कर रहे हैं। ये पब्लिक का परसेप्शन, सही है गलत है इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन पब्लिक में परसेप्शन है। सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो इस तरह की बातें होती। कांग्रेस वाले तो इसको बहुत हवा देते हैं, और जो कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थित जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी इसको और बढ़ा चढ़ा करके बताते ही रहते हैं। प्लस गडकरी साहब की भी हरकतें इस तरह की रहती हैं जो फायर को फ्यूल कर ही देता है। अब जैसे इथेनॉल वाला केस है जो नया आया है, सरकार ये लेकर के आ गई है कि जितना भी पेट्रोल देश में बिक रहा है वो सब में इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी 20%। जनता का ये कहना है कि जो 2023 के पहले की गाड़ियां बनी हुई हैं उसमें उस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह की रिफाइनमेंट इंजन में उस वक्त नहीं थी जिसको एथेनॉल कॉम्प्लायंट बनाया गया 2023 की बाद की गाड़ियां। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके वाल्व्स खराब हो रहे हैं, उसमें कोरोजन और इरोजन ज्यादा हो रहा है, माइलेज का फर्क आ रहा है, 5% से लेकर 20% तक माइलेज जो है वो गाड़ियां कम दे रही हैं। ये सारे इश्यूज अभी सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी पर इस पर कोई रूल वगैरह नहीं बनाया है, पर गडकरी साहब अपनी तरफ से ही उछल उछल के इसको प्रमोट करे जा रहे हैं। सरकार ने टारगेट दिया था 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग है 2030 का, गडकरी साहब उछल उछल बताए जा रहे हैं कि हमने 2025 में ये अचीव कर लिया। क्यों कर लिया भाई? जब जनता नहीं चाहती है तो आप भाई जनता का ध्यान रखें ना। जनता ये कह रही है कि हमको ऑप्शन दो ना, मतलब हमको ये वाला ऑप्शन भी दो कि पूरा पेट्रोल मिले अगर हम भरवाना चाहते हो, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला भी दे दो कि अगर किसी को भरवाना है, या जिनकी गाड़ियां जो 2023 के बाद की हैं जो
कॉम्प्लायंट हैं, तो वो वहां पे इथेनॉल वाला भरवा लें अगर उनको उसमें फायदा नजर आ रहा है। तो आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना जनता के साथ, जनता के तो साथ ही जाना पड़ेगा आपको। तो इसके बारे में गडकरी साहब ब्राजील का एग्जाम्पल देने लगते हैं कि ब्राजील में तो इतने सालों से हो रहा है, वहां तो कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ, गाड़ियों में खराबी नहीं हुई। वो अपना एग्जाम्पल देने लगते हैं कि मैंने पुरानी कार, ओल्ड कार मैंने इथेनॉल डाल के चलाई है। अरे भैया, ऐसी कोई स्टडी हुई है कि आप सिर्फ एक जगह का एग्जाम्पल दे रहे हो? लेकिन वहां पे एक्चुअली क्या हुआ, किस तरह की कारें बनी, क्या उनके इंजन में चेंजेस लाए गए थे उसके पहले, इसकी तो कोई स्टडी है नहीं। आपने अपनी एक गाड़ी चला ली और कही कि हमने चला दी, भैया कुछ देर चल गई होगी, इसमें क्या दिक्कत है? जो लोग चला रहे हैं वो भी तो चला ही रहे हैं, लेकिन वो कह तो रहे हैं कि हमारे वाल्व्स खराब हो रहे हैं, हमारे इंजन में कोरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, प्लस माइलेज का जो है वो फर्क आ रहा है। तो इस पर भी तो स्टडी होनी चाहिए। प्लस अभी तक ऐसी भी कोई स्टडी सामने नहीं आई है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में करने से पॉल्यूशन कम होगा। आखिर सारा कुछ जो है पॉल्यूशन को कम करने के लिए ही तो किया जा रहा है। कहीं कुछ स्टडी, कोई रिसर्च रिपोर्ट तो होनी चाहिए किसी भी चीज को लागू करने के पहले। नहीं तो वही दिल्ली सरकार जैसा ऑड इवन लागू कर दिया और ये कह दिया कि भाई 10 साल के ऊपर की जो डीजल की गाड़ियां वो चलेंगी ही नहीं। पॉल्यूशन का विभाग किस लिए है? जो पॉल्यूशन चेक होता है कि गाड़ी पॉल्यूशन के मानदंडों के अंदर है या नहीं है, इसीलिए तो बना हुआ था। अगर आप अपनी गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, सर्विसिंग प्रॉपर करा रहे हो, भाई क्या जरूरत है 10 साल में बंद करने की गाड़ी? 10 साल में गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। ये तो इसलिए किया गया था बड़ी कंपनियों के दबाव में कि उसके बाद उनकी गाड़ियां बिकें। नहीं तो लोग वही गाड़ी 20-25 साल चलाते रहेंगे तो इनकी तो बिकेगी नहीं, इकोनॉमी में भी साइकिल नहीं बनेगा, पैसा यहां से वहां होगा नहीं। तो मतलब ये, हालांकि बाद में जब से रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में आई है तो उन्होंने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, क्योंकि फैसला सरकार का नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट भी आजकल उल्टे सीधे फैसले देता रहता है, काम की बात करेगा नहीं, इस तरह की फालतू की चीजों में कूद कूद के सुओ मोटो लेकर के और फैसले देता है आम जनता को परेशानी करने का। रेखा गुप्ता की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने इसको चैलेंज किया था कोर्ट में, उसको रिवर्स करा लिया। पर भाई जनता की परेशानी तो होती है, जितने दिन में रिवर्स नहीं हो जाएगा उतने दिन में जो लोग जिनके पास हैं गाड़ियां परेशान तो होंगे ही। अभी वही केस इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ हो रहा है। हर्षदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो कुछ बोल नहीं रहे, सरकार कुछ बोल नहीं रही इस पे। नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हाईवे मिनिस्टर है, ये खुद ही उछले पड़े हुए हैं। तो अब जैसा कि मैंने बताया था कि बिना आग के धुआं नहीं होता और बिना कारण के कोई बात ना कही जाती है ना की जाती है। तो इसके पीछे भी, हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है कि डायरेक्टली लिंक्ड है, लेकिन ये बात तो है ही कि नितिन गडकरी की जो दोनों बेटे हैं वो 2 कंपनियां चलाते हैं और दोनों ही इथेनॉल का प्रोडक्शन करती हैं। एक इथेनॉल से डायरेक्टली पेट्रोल वाले का होता है, दूसरा अल्कोहल भी बनाते हैं वो लोग, मतलब स्पिरिट में मिलाया जाता है। तीसरा पावर जनरेशन भी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी इथेनॉल से करती हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ये अपने बेटों को प्रमोट करने के लिए, उनकी कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, फायदा होने के लिए ये इस तरह का किया जा रहा है और इसलिए इनको बता रहे हैं कि भाई मंत्री पद से हटाओ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, गडकरी साहब का जो एक बेटा है जिसका नाम है निखिल गडकरी, वो CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चलाता है, जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अब इसका देखिए लोगों को शक क्यों जा रहा है इस बारे में। इनके शेयर प्राइसेस देखिए इनकी कंपनी के, कि अगस्त 2023 में इनके शेयर प्राइसेस थे 50 रुपया 35 पैसा और अगस्त 2025 में 2 साल के अंदर ही इनके शेयर प्राइसेस बढ़ गए हैं 736 रुपए 55 पैसे, यानी कि 1363% का ग्रोथ। भाई ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या बेचने लग गए हो? मार्केट में कौन सा उछाल आ गया है? शक तो जाएगा ही पब्लिक को भाई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात तो होगी ही भाई, क्योंकि आपके पिताजी सरकार में मंत्री हैं और जो उनका विभाग नहीं है उस विभाग के बारे में रोज बोले जा रहे हैं, रोज प्रचार कर रहे हैं और आप लोग उसी फील्ड से रिलेटेड हो, वही सारी चीजें बना रहे हो आप। दूसरी बात यह है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जून 2024 में 17 करोड़ था, जो कि जून 2025 आते आते तक 510 करोड़ हो गया। 17 करोड़ 2 साल पहले, 510 करोड़ 2 साल बाद, 67% का ग्रोथ। भाई इतनी ज्यादा ग्रोथ होने वाला कौन सा बिजनेस है? हमको ही बताओ। हम लोग यहाँ गरीबी मरे जा रहे हैं, आम आदमी को तो इतनी ग्रोथ हो नहीं रही। दूसरा भी है, एक दूसरा बेटा इनका सारंग गडकरी, वो चलाता है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड पावर। उसके अंडर में ये पावर प्लांट्स और शुगर प्लांट्स शामिल हैं। इसकी कंपनी का भी ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड है। तो जब ये चीजें उस कॉन्टेक्स्ट में देखी जाएंगी तो शक तो होगा ही, सच क्या है झूठ क्या है। खैर ये तो मतलब अगर सरकार इस पे जांच बिठाएगी या कहीं कुछ गलत निकल जाएगा तभी पता चल सकता है।
नहीं तो तब तक आम जनता तो स्पेक्यूलेट ही कर सकती है ना भाई, कि भैया आप जो इथेनॉल कर रहे हो जनता चाह नहीं रही है, या जनता ऑप्शंस डिमांड कर रही है कि हमको ऑप्शन दे दो, पेट्रोल का भी इथेनॉल का भी दे दो, हमको जो मन करेगा भरवाएंगे। आप जबरदस्ती इथेनॉल पे कर रहे हो, आपका मंत्रालय भी नहीं, और आपके दोनों बेटे इथेनॉल बनाने वाले कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो किसी को भी शक होगा भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि कहीं ना कहीं आपका पर्सनल कुछ इंटरेस्ट तो नहीं है जिसकी वजह से आप इसको इतना प्रमोट करे जा रहे हैं। और अगर हम डेटा देखें, हालांकि लोग कह रहे हैं, मतलब इनके फेवर में जो डिफेंस में ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो शेयर प्राइसेस है ना, शेयर प्राइसेस बढ़ गए, शेयर प्राइसेस बढ़ गए, प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ गया? प्रॉफिट तो बैलेंस शीट में दिखता है ना, शेयर प्राइसेस चलो पेपर पे दिखेगा कि मार्केट में एक प्राइस, शेयर का प्राइस 50 रुपये था, अभी 700 रुपये हो गए, ठीक है समझ गए, कुछ पॉकेट में आया गया नहीं, वो सिर्फ मार्केट में बढ़ रहा है। बैलेंस शीट में जो दिख रहा है 17 करोड़ का रेवेन्यू, 510 करोड़ का रेवेन्यू, वो तो बैलेंस शीट में दिख रहा है, वो तो प्रॉफिट इंपैक्ट कर रहा है ना भाई। तो कहां से ऐसा क्या हुआ कि चीजें इतनी जल्दी बढ़ गई और घट गई? आप सरकार में हो तो आपको पता ही होता होगा कि सरकार क्या पॉलिसीज लाने वाली है नई, उसके हिसाब से आप अपना धंधा रोजगार बिठा लेते हो कि पैसा है ही आपके पास, नेताओं के पास होता ही है, पता नहीं कहां से आता है। अब ये कह रहे हैं नितिन गडकरी साहब कि 2001 में जब वाजपेयी जी ने एथेनॉल वाली पॉलिसी उस टाइम पे लेकर आए थे, उसके बाद हमने कंपनी खोली है। तो सही है ना भाई, आप सरकार में थे, आप उस पार्टी के मेंबर हैं, आपको पता है सरकार क्या करने वाली है, आगे का फ्यूचर क्या, आपने खोल दी कंपनी, आज कमा रहे हो और उसको प्रमोट करी जा रहे हो। खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही या वो प्रमोट कर ही रहे हैं, क्योंकि गडकरी साहब डायरेक्टली कहीं भी लिंक्ड नहीं है उन कंपनियों से, सिर्फ पारिवारिक रिश्ते हैं, क्योंकि उनके बेटे जो हैं वो कंपनियां चलाते हैं, पर ऑफिशियल किसी पोस्ट पे नहीं है वो। लेकिन भैया ये तो मतलब ठीक है, कहने की बात हो जाती है, घर में तो वही रह ही रहे हो, बातचीत तो करोगे ही, बताओगे ही चीजें, और उसके हिसाब से वो लोग अपना काम कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि गलत ही हो, नहीं भी हो सकता है, पर अभी तो दिख रहा है ऐसा समाज में, और जनता बात भी कर रही है, करेगी भी, क्योंकि कॉमन सेंस तो यही कह रहा है भाई, इथेनॉल आप कर रहे हो और इधर आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो और आपकी कमाई भी बढ़ गई। तो यही सारे मुद्दे हैं जिनको सबको अगर आपस में मिला करके देखा जाए तो ये बात कही जा रही है कि भैया इनका मंत्रालय जाने वाला है और भाजपा में इनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि नितिन गडकरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा हो गए हैं, चाहे वो सरकार के साथ हो, भले ही मतलब अभी तक सरफेस पे नहीं आए हो सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से, मीडिया में तो चल ही रहा है, और जैसा कि कहा ही हमने कि भाई कुछ तो होगा तभी तो कुछ बात निकल रही है। फिर ये वाला इंटरेस्ट आ गया, फिर वो टोल टैक्स वाला, और सड़कें खराब होना, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा अब ये नितिन गडकरी को मंत्री बनाए रखना और कैबिनेट में रखना एक तरह का बैगेज दिखाई पड़ने लग गया मेरे हिसाब से। सरकार क्या सोचती है या मोदी जी क्या डिसीजन लेंगे, ये तो भाजपा क्या डिसीजन लेगी, ये तो वही लोग बताएंगे, या जब डिसीजन होगा तो पता चलेगा। बाहर से जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि एक बैगेज की तरह नितिन गडकरी बनते जा रहे हैं सरकार के लिए, और वो एक ही इज ब्रिंगिंग बैड नेम टू द गवर्नमेंट, क्योंकि जनता तो भाई राजनीति परसेप्शन पे चलती है, सही गलत पे नहीं चलती। सही हो सकते हो, लेकिन जनता में अगर आपका परसेप्शन गलत है तो आप गलत हो, फैक्ट वैक्ट तो बाद में आते रहेंगे, कौन पढ़ता देखता है, पर आज आप जनता में गलत दिख रहे हो तो आप गलत हो। नितिन गडकरी दिख रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, सिर्फ एक जगह पे नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे। तो सरकार इनको ढोती रहेगी सिर्फ इसलिए कि ये भाजपा के बड़े नेता हैं, पर इनकी छवि और इनकी बातों से अगर सरकार को और भाजपा की छवि को नुकसान होता रहेगा, मुझे तो नहीं लगता कि वो बनाए रखेंगे। पर देखते हैं कि आगे क्या होता है, वो बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। पर लोग तो यही कह रहे हैं कि भैया कहाँ तो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और अब तो मंत्री भी नहीं रहेंगे। और एक बात तो तय है कि अगर इस बार उनको मंत्रालय से हटाया गया तो फिर उनकी भाजपा में कोई हैसियत रह नहीं जाएगी। एक तरह से आप यही समझिए कि उनके राजनीतिक जो जीवन होगा, राजनीतिक जो करियर होगा, उसका ये पटाक्षेप ही हो जाएगा, एंड ही हो जाएगा। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में कमेंट करके बताइए। आप किस मुद्दे पे हमें नेक्स्ट डिस्कशन करना देखना चाहते हैं उसको भी हमें लिख करके भेजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि किसी तक पहुंचना चाहिए, किसी के लिए सुनना जरूरी है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। मकेश्वर अवेकेंस एक जन जागरण का अभियान है, तो इससे आप जरूर जुड़ें और लोगों को भी जोड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।